इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के बारे में बताया था, बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स जिसमें था कि स्किन का थिकनिंग हो रहा था फाइब्रोसिस के कारण। ओके, सॉल्ट एंड पेपर लाइक अपीयरेंस हम लोग को दिख रहा था, कॉन्ट्रैक्चर्स दिख रहे थे। जो डिफ्यूज टाइप ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस था वहाँ पे माइक्रोस्टोमिया, पर्स क्लिप, पकड़ माउथ, ये सारे फीचर्स हम लोग को दिख रहा था। टेलेंजेक्टेशिया दिख रहा था लिमिटेड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में। ओके, नेक्स्ट हम लोग पल्मोनरी का भी हम लोगों ने बात किया था, जिसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन केस ऑफ डिफ्यूज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, और लिमिटेड के केस में पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। ओके, कार्डियक कॉज जो थे वो हमारा कार्डियक, रेनल और लंग जो था मोस्टली डिफ्यूज़ में देखने को मिलता था। ओके, मस्कुलोस्केलेटन में देखा जाए तो आर्थ्रालजिया, मायालजिया, ये सब हम लोगों ने देखा था। टेंडन फ्रिक्शन रब देखा था। फ्रेंड्स, टेंडन फ्रिक्शन रब होता क्यों है? तो फिर टेंडन फ्रिक्शन रब इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग जॉइंट का मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पे कुछ क्रेप्टेशंस सुनाई देता है। ओके, और वो क्रेप्टेशंस जो क्रेप्ट्स होते हैं ना, वो कोर्स क्रेप्ट्स होता है, और वो तभी होता है जब जॉइंट का मूवमेंट होता है। ओके, तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था। कैल्सिक कॉनिस क्यूटिस भी देखा था, जो कि क्रेस्ट सिंड्रोम का पार्ट था। ये सब लोगों ने हमने देख लिया था। ओके, अब हम लोग आते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले अगर तो एक्सरे के केसेस में हम लोग अगर चेस्ट का एक्सरे करते हैं तो उस केस में हम लोग को बायलैटरल लोअर लोब पैथोलॉजी देखने को मिलता है। ओके, और यहाँ पे बाई बेसल इनफिल्ट्रेट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इसमें याद रखना क्या कि इसमें ये फाइब्रोसिस तो है, लेकिन यहाँ पे कोई सा भी नोड्यूल्स या कोई सा भी मासेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ओनली इनफिल्ट्रेट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। ओके, और ये इनफिल्ट्रेट जो होता है वो बेसल होता है, बायलैटरल होता है, दोनों तरफ होगा, दोनों का लोअर लोब इन्वॉल्वमेंट होगा। जाहिर सा बात है, लोअर लोब इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लोअर तरफ है, तो बेसल इन्वॉल्वमेंट भी होगा। ओके, तो बाई बेसल और बायलैटरल लोअर लोब इन्वॉल्वमेंट। ओके, और इनफिल्ट्रेट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। सब प्लूरल इनफिल्ट्रेट्स भी देखने को मिल सकता है, और रेटिकुलर पैटर्न भी हम लोग को देखने को मिलता है। ओके, तो जो रेटिकुलर पैटर्न जो होते हैं वो ग्राउंड ग्लास ओपेसिफिकेशन के साथ हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब रेटिकुलर पैटर्न तो होगा ही, और साथ ही साथ ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी भी होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं HRCT। अगर HRCT अगर करेगा इंसान तो उस केस में भी हम लोग को बायलैटरल लोअर लोब पैथोलॉजी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे वही हमारा जो मैंने आपको बताया ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी यहाँ देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, रेटिकुलर पैटर्न जो है वो हमारा एक्सरे में देखने को मिलता है, और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी HRCT में देखने को मिलता है। ओके, और साथ ही साथ नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया देखने को मिलता है। ये डिफरेंट टाइप का निमोनिया है, ये हम लोगों ने बात पहले भी किया था। ये सारे कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ में नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया देखने को मिलता है। ओके, और साथ ही साथ LIP। ओके, LIP क्या है? लिम्फोसाइटिक इंटरस्टिशियल निमोनिया। ये हम लोग को जॉगरन में भी देखने को मिला था। इसमें क्या होता है ना, इसमें नोड्यूल्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, सिस्ट्स और नोड्यूल्स देखने को मिल सकता है। ओके, LIP के केसेस में तो ये इंडिकेट करता है क्या कि ये पैथोलॉजी जो है वो रेस्ट्रिक्टिव पैथोलॉजी की तरफ है। नेक्स्ट आता है, कभी कभार हम लोग को UIP देखने को मिलता है। LIP के जगह जगह समटाइम्स UIP भी हम लोग को देखने को मिलता है। अगर UIP हम लोग को देखने को मिल गया तो ये बैड प्रोग्नोसिस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लंग का आर्किटेक्चर जो होता है वो लॉस हो जाता है। यहाँ पे लंग जो आर्किटेक्चर होता है वो हनी कॉम लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। सिस्ट्स यहाँ भी प्रेजेंट होंगे। ओके, और साथ ही साथ ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस होगा। ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस का मतलब क्या है कि फाइब्रोसिस लंग की हो रही है, तो फाइब्रोसिस जब होगी तो बहुत सारे फाइब्रोटिक बैंड्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा, और ये फाइब्रोटिक बैंड्स जो होते हैं वो ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लंग्स जो होगा पूरा सिस्ट से भरा रहेगा, हनी कॉम्बिंग होंगे, और साथ ही साथ फाइब्रोटिक बैंड होगा, जिसके वजह से हम लोग को ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस के देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स, याद रखना, जो UIP होता है ये बहुत ही डेडली डिसीज़ है। अगर लंग्स का आर्किटेक्चर अगर लॉस होने लग गया ना तो इसकी कोई प्रोग्नोसिस कोई खास नहीं है। ओके, बहुत ही डेडली डेंजरस डिजीज़ होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिमिटेड और डिफ्यूज़ के बीच का डिफरेंशिएशन। डायग्नोसिस तो हम लोगों ने बना लिया। ओके, पहले तो हम लोगों ने ये पता किया क्या कि ये सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है या नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने प्राइमरी सिस्टेमिक है या सेकेंडरी है वो देख लिया। उसके बाद रेनॉल्ड्स के बारे में हम लोगों ने देखा क्या कि 95% केसेस में रेनॉल्ड्स दिखता है लिमिटेड केसेस में और डिफ्यूज़ केसेस में भी। ओके, तो रेनॉल्ड्स में भी हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी कर लिया। अगर ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी हम लोग का ही मेन कंसर्न होता
होता है क्योंकि सेकेंडरी जो होता है वो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएशन होता है। ओके, तो अगर हम लोगों ने डायग्नोसिस तक पहुंच गया क्या कि ये सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फेनोमेना है, तो आगे फर्दर हम लोग क्लासीफाई किए लिमिटेड और डिफ्यूज़ में। लिमिटेड क्या चीज़ है? लिमिटेड वो है अगर डिस्टल एल्बो और फेस अगर फेस स्किन का अगर इन्वॉल्व है तो वो लिमिटेड होगा, अदर दैन फेस और डिस्टल एल्बो होगा तो वो डिफ्यूज़ में चला जाएगा। ओके, अब लिमिटेड और डिफ्यूज़ का हम लोग डिफ्रेंसिएशन देखते हैं डायग्नोसिस के लिए। तो सबसे पहले अगर डिफ्यूजिंग कैपेसिटी फॉर लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ लंग फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो लिमिटेड के केस में कम होगा और डिफ्यूज़ के केस में बहुत ज़्यादा कम होगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि डिफ्यूज़ के केस में क्या होता था ना, हम लोगों ने बात किया था क्या कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होता है, लंग जो होता है यहाँ पे सीवियर फॉर्म में चला जाता है और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो होता है वो डिफ्यूज़ के कारण होता है। ओके, तो अगर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है तो जाहिर सा बात है ना कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन का जो कैपेसिटी होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के कारण। लिमिटेड में भी होगा पर डिफ्यूज़ में ज़्यादा होगा। लिमिटेड में क्यों हो रहा है? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, इन दोनों का अगर रेशियो देखा जाए तो लिमिटेड के केस में नॉर्मल होगा लेकिन डिफ्यूज़ के केस में इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ देखने को मिल रहा है। क्यों ऐसा है? फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्यों ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब इसमें हाई है डिफ्यूज़ के केसेस में? तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो लंग का कंप्लायंस होता है ये लो हो जाता है। ओके, क्योंकि हम लोगों ने देखा था क्या कि इसमें बायलैटरल लोअर लोब का पैथोलॉजी होता है, इनफिल्ट्रेट्स वगैरह आते हैं, सब प्लूरल इनफिल्ट्रेट्स भी आ सकता है। तो उस केसेस में क्या होता है कि जो कंप्लायंस होता है लंग्स का, क्योंकि इनफिल्ट्रेट्स वहाँ पे आ रही है तो इनफ्लेट्स आ रहे हैं तो कंप्लायंस जो होगा लंग्स का वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो होगा वो बढ़ जाता है, पोस्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो होता है वो कम जाता है, जिसके वजह से डिफ्यूज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के केसेस में ये रेशियो हाई होता है, जबकि लिमिटेड में ये चीज़ नॉर्मल होगा। ये हम लोगों ने बात किया था डायग्नोसिस अगर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है तो लिमिटेड है और अगर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है तो डिफ्यूज है, हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट आता है PFT। अगर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट अगर किया जाए तो यहाँ पे इंट्रा पैरेन्काइमल रेस्ट्रिक्टिव पैथोलॉजी हम लोग को देखने को मिलेगा डिफ्यूज़ केस में, जबकि यहाँ पे कोई सा भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, रेस्ट्रिक्टिव पैथोलॉजी, उसी के वजह से हमारा पोस्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाटरमेलन स्टमक के बारे में। ओके, वाटरमेलन स्टमक हम लोगों ने एंटीबॉडी वाले वीडियो में देखा था क्या कि ये एंटी RNA पॉलीमरेज 3 ऑटो एंटीबॉडी के कारण वाटरमेलन स्टमक होता है। ओके, इसमें होता क्या है, मतलब इसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फैटिंग में होता क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो इसमें क्या होता है ना कि मोटेलिटी जो होती है इंटेस्टाइन की वो काफ़ी कम हो जाती है। ओके, तो हाइपोमोटेलिटी के कारण क्या होगा ना, बहुत सारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बैक्टीरियल का जो ग्रोथ है, ओके, तो वहाँ पे होने लग जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का बैक्टीरियल ग्रोथ होने लग जाता है, वो लोडिंग के कारण होता है क्योंकि मोटेलिटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है। ठीक है, तो यही इंटेस्टाइनल स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बैक्टीरिया है वो हम लोगों को डॉट्स के फॉर्म में वहाँ पे दिख जाता है। ओके, और ये जैसे कि वाटरमेलन में सीड्स होते हैं वैसे ही इनका ग्रोथ के वजह से वहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स दिखता है और इसी को हम लोग वाटरमेलन स्टमक कहते हैं। ओके, और साथ ही साथ डिस्टेंशन भी हो जाता है स्टमक का, एब्डोमेन का। ओके, नेक्स्ट है हमारा न्यूमेटोसिस इंटेस्टाइनलिस, ये इसका भी गैस्ट्रिक फाइंडिंग होगा। ओके, गैस्ट्रिक फाइंडिंग्स में इसमें बहुत सारा चीज़ दिखता है, तो गैस्ट्रिक फाइंडिंग्स इसमें क्या हो सकते हैं? अगेन मोटेलिटी जो होगी, मोटेलिटी वो कम हो जाएगी। ओके, और साथ ही साथ वाटरमेलन स्टमक जिसको गेव्स कहते हैं, ईसोफेजाइटिस वगैरह हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स हम लोग को ये सारे फीचर्स में हम लोग न्यूमेटोसिस इंटेस्टाइनलिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्क्लेरोडर्मा रेनल क्राइसिस। स्क्लेरोडर्मा रेनल क्राइसिस जो है ये बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेनल का केस जो होता है वो काफ़ी लेट होता है, रेनल केसेस यूजुअली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इस केस में भी बहुत कम परसेंटेज है, जनरली 25% केसेस ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया तो ये बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होता है। ओके, ये क्या कराता है ना, हाइपरटेंशन अगर किसी बंदे को है तो उसको और ज़्यादा एग्रीवेट कर देगा। नॉर्मल इंडिविजुअल में हाइपरटेंशन को वो इंक्रीज़ कर देगा, किसी को हाइपरटेंशन है तो उसको और एक्सेलरेट कर देगा, जिसकी वजह से रेनल फेलियर होता चला जाएगा, प्रोग्रेसिव रेनल फेलियर कराते चला जाएगा। ओके, ड्यू टू इंक्रीज्ड हाइपरटेंशन।
इस केस में हम लोगों को क्या मिलता है, इसमें हम लोगों को कास्ट मिल सकता है, ठीक है। माइल्ड प्रोटीन्यूरिया भी हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है जिसके वजह से, तो ये सारी चीज़ मिलते हैं। तो इस केसेस में जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो ACE इनहिबिटर है, ओके। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ मैंने आपको बताया रैपिडली प्रोग्रेसिव रेनल फेलियर है। क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से, हाइपरटेंशन को ये और ज़्यादा एक्सीलरेट कर देता है और हाइपरटेंशन फर्दर रेनल फेलियर कराते चला जाता है। तो इसी को हम लोग रैपिडली प्रोग्रेसिव रेनल फेलियर कहते हैं। और साथ ही साथ हाइपरटेंशन क्राइसिस जो हम लोगों ने बात की थी, ओके, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो हम लोगों को मालूम चला गया, अब मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट के केसेस में बोसेंटन और नेफेडेपिन है। अदर ड्रग्स में लॉसार्टन है, प्राजोसिन है, इलोप्रोस्ट है जो कि एक तरीके का प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, ओके। सिल्डेनाफिल है, सिल्डेनाफिल आप लोग जानते ही हो, ये फॉस्फोस्टरेज 5 इनहिबिटर है। और साथ ही साथ हम लोग सिम्पैथेक्टॉमी भी कर सकते हैं, ओके। सर्जरी करा करके सिम्पैथेक्टॉमी किया जा सकता है, ओके। और अदर फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, कि साइक्लोफॉस्फामाइड दे सकते हैं, MMF दे सकते हैं, ठीक है। ये किसके लिए? ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के लिए, ओके। और रेनल क्राइसिस के बारे में मैंने आपको बताया, ACE इनहिबिटर हम लोग दे सकते हैं। रेनल क्राइसिस में रैपिडली प्रोग्रेसिव रेनल फेलियर हो रहा था, साथ ही साथ हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो रहा था, हम लोगों ने देखा था। तो वहाँ पे ACE इनहिबिटर वॉज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ रेनल क्राइसिस, ओके। उसी तरह से आर्थराइटिस का केस, आर्थराइटिस हम लोगों ने बात की है, वहाँ पे मेथोट्रेक्सेट और स्टेरॉइड्स हम लोग देते हैं, ओके। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है इस स्पेशल कंडीशन के लिए, ओके। मतलब इस कहने का मतलब क्या है कि कोई सा भी सिंगल ड्रग यहाँ पे यूज़फुल नहीं है। हम लोग को कंडीशन देख करके हम लोग को ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो चेंज हो सकता है। नॉर्मल केसेस में जो DOC है वो बोसेंटन है और साथ ही साथ नेफेडेपिन है, और साथ में इन सारा सिचुएशंस में ड्रग ऑफ चॉइस चेंज हो जाएगी, ओके। अगर ANA पॉजिटिव है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ANA पॉजिटिव होता है 95% ऑफ केसेस में, ओके। anti-SCL ये हम लोग को एंटीबॉडी हम लोग को डिफ्यूज़ केसेस में मिलता है, ये हम लोगों ने बात कर लिया था। एंटी सेंट्रोमियर जो होता है वो लिमिटेड केसेस में मिलता है, डिफ्यूज़ केस में 50% to 70% ये एंटीबॉडीज़ मिल सकता है। एंटी सेंट्रोमियर जो होता है वो 75% केसेस में मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस कंप्लीट हुआ।